जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट। और बड़ी बात यह है कि करीबन 7 सालों बाद जम्मू कश्मीर को अपना एक चुनी हुई सरकार का बजट मिला। मगर इस बजट में क्या क्या खास था, सबसे पहले इस पे बात करते हैं और फिर आज के विचार विमर्श पे ये बात करते हैं कि क्या ये बजट वो बजट है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, और क्या इस बजट से वाकई ही में आम जनता को, आम नागरिक को कुछ लाभ पहुंचेगा। मेरे साथ इस खास डिस्कशन में हैं मेरे सीनियर कलीग अहमद अली फयाज साहब, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है, कई सारे बजट उन्होंने देखे हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट कैसा है। मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आज आप विचार विमर्श में खास तौर पे बजट 2025 का खास जो एक एपिसोड है वो देख रहे हैं। फयाज साहब, कैसे देखते हैं आप उमर अब्दुल्ला के इस पहले बजट को? ये पहली बार है कि ये यूनियन टेरिटरी का बजट पेश हो रहा है जी। रियासती, बल्कि यूनियन टेरिटरी की असेंबली में। इससे पहले जो बजट पेश हुआ था पॉपुलर गवर्नमेंट में, वो जैसे कि आप जानते हैं जनवरी 2018 में हुआ था। आज से 7 साल पहले उस वक्त जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, आज एक यूनियन टेरिटरी है। एक एतबार से अगर आप मानेंगे तो जम्मू कश्मीर का बजट पहले ही निर्मला सीतारमन जी ने वहाँ पे पार्लियामेंट में पेश किया है, जिसपे वहाँ पे बहस वगैरह चली। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने भी 5,000 करोड़ का स्पेशल ग्रांट है, उसका ऐलान वहां से किया। ये एक तरह से मान लो कि एक उसी का हिस्सा होता है। इस पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मदद मिलेगी मतलब जम्मू कश्मीर की सरकार को, वो सबसे बड़ा हिस्सा उसका वही है। अपने रेवेन्यू मतलब ये जो जराया हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो तकरीबन 32,000 32,500 करोड़ के करीब ही है। 41,000 करोड़ रुपए आएगा सेंट्रल असिस्टेंस वहां से, मरकज से। उसके अलावा 13,600 करोड़, शायद 13,500 के करीब आएगा जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है उसके तहत, और दूसरी कुछ स्कीम्स के तहत। मीन्स कि इसका बड़ा जो लाइन शेयर है वो मरकज से आएगा, न कि वो टैक्स से आएगा जो सरकार लगाती थी टैक्स अपने नागरिकों पे, और उनसे वो पैसा जमा करती थी। ये पहली बार है कि इस किस्म का बजट यहाँ पे आ रहा है। आपने देखा होगा इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है, जैसे कि लाडली बेटी है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। इससे पहले ही जो मरकजी सरकार की तरफ से यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो उन्होंने 3-4 साल पहले जो लाई थी इंडस्ट्रीज को मतलब फरोग देने की स्कीम, जिसमें ये बताया गया था 28,400 करोड़ का यहाँ पे एक मतलब इमदाद उनको वो देनी है, मदद जो कारखानादार हैं उनको। उन्होंने उसी को मतलब आगे बढ़ाया है, उसी का उन्होंने जिक्र किया है जो उस पॉलिसी में बातें थी 2021 अप्रैल की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी में, वो बातें इसमें भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जो इसमें मिसिंग है वो है कि एम्प्लॉयमेंट से मतलब ये एक ऐसी रियासत है या यूनियन टेरिटरी है, इसको आप कहिए, कि जहाँ पे ये जो है पब्लिक सेक्टर ये बहुत ही महदूद है। जम्मू में किसी हद तक है, कश्मीर में ये ऑलमोस्ट जीरो है। इसलिए ज्यादातर लोगों की नजरें रहती हैं सरकारी मुलाजमतों के ऊपर, और सरकारी मुलाजमतों से को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कहा था कि हम 1 लाख लोगों को सरकारी मुलाजमतें दे देंगे, बेरोजगार नौजवानों को। तो इन लोगों की नजरें इस पे थी क्या इसमें किस किस्म का ये मतलब सुधार ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस बारे में बिल्कुल साइलेंट है चीफ मिनिस्टर साहब। इस बारे में क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कुछ कुछ चीजों का जिक्र किया है, कुछ वैकेंसीज वगैरह का जिक्र किया है, तो उसमें वही है जो गवर्नर के खुतबे में भी पहले था, बिल्कुल तो ऑलमोस्ट वही है, कोई ऐसी बात नहीं। और एक और बात जिसको लेकर के काफी लोगों का एक अंदाजा था कि इसमें ये कुछ शायद एक इनकलाबी तब्दीली लाएंगे, वो ये था जो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डेली वेजर्स, बिल्कुल मेरा वही सवाल था कि डेली वेजर्स का मामला फिर वैसे ही रह गया। हाँ, इस बुनियाद पे जो लोग लगे थे तो इनको वादे भी किए गए थे, सभी पार्टीज ने इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको रेगुलराइजेशन के वादे किए थे। लेकिन आज से 2 दिन पहले 5 तारीख को शक्ति राज परिहार जी
जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक सवाल आया था असेंबली में। उसके जवाब में ही सरकार ने वाज़ेह कर दिया कि ये जो रहबरी खेल हैं, रहबरी ज़राअत हैं, CIC हैं वगैरह, ये लोग जो हैं इनको रेगुलराइज करने का कोई इम्कान ही नहीं है। इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक जो केस चल रहा था उसका हवाला देकर के ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या स्टैट्यूटरी ऑर्डर या लेजिस्लेशन के जरिए आप इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वायलेशन होगी आर्टिकल 14, 15 और 16 की। तो इन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर ली है कि कोई रेगुलराइजेशन नहीं होगी। इस बात को लेकर के मायूसी फैल चुकी है उन नौजवानों में जिनकी तादाद बताई जा रही है, कोई 70,000, कोई 80,000, कुछ लोग बता रहे हैं कि 1 लाख के करीब हैं। हालांकि इसमें ये होना चाहिए था दीपक जी कि इसमें जो आमतौर पर डेलीवेजर है जिनको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, वो तकरीबन इसका 80% लोग वही हैं। तो इनको अलग करना चाहिए था इससे। इसके अलावा इसमें कई लोग हैं जैसे NHM के लोग हैं, वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने BDS किया है, MBBS किया है, MS किया है। बहुत सारे लोग हैं, ये इस उम्मीद के साथ आए थे कि एक दिन हमें मुस्तकिल किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे जो रहबर ज़राअत हैं या जो जिन्होंने फॉरेस्ट्री में BSc और MSc और PhD किया हुआ है, यहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम है कैंपा का प्रोग्राम, जो हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। इसका बोझ ही नहीं पड़ता है रियासत के महकमे फाइनेंस पर। इसका अलग से पैसा है जो सरकार स्कीम्स बनाती है, जंगलों से गुजरती हैं, तो इसका उनसे वो मुआवजा लेती है उन डिपार्टमेंट से। तो ये इन लाखों करोड़ रुपए इस डिपार्टमेंट के पास है, मरकजी स्कीम है। इसके तहत ये बिल्कुल इन लोगों को जिन्होंने BSc और MSc फॉरेस्ट्री में किया उनको लगा सकते थे। आज से 12 साल पहले 5-8 लोग लगे हैं। अभी तक वो लोग जिनमें PhD करने वाली भी एक लड़की है जिनके 2 PGs हैं और एक PhD भी इनका है, इनको मिलती है 20,000 रुपए टोटल तनख्वाह। इनके चपरासी को जो क्लास 4 रेगुलर है उसको मिलती है 40-45 हजार रुपया तनख्वाह। तो लोगों का अंदाजा ये था कि इन शोबों को लेकर के जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्होंने की है, इंजीनियर्स, BSc फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर और डॉक्टर्स वगैरह, तो इनको लेकर के एक अलग एक मनसूबा बनाया जाए। साहब एक बड़ा इसमें सवाल ये है कि एक ऐसा और इशू था जिसको लेकर इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत ऊपर रखा, और लगातार जब कैंपेन की चुनावों में तो खास तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा एक लॉलीपॉप के रूप में दिया कि आपको इस बार बिजली मुफ्त दी जाएगी। 200 यूनिट बिजली का वादा जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया था, उनकी सरकार है। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने आज उसकी घोषणा की, मगर कहीं ना कहीं उस अपने बयान से थोड़ा सा पलट गए और उसमें एक कंडीशन लगा दी AAY, यानी कि अन्योदयता अन्ना योजना, जिसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को ही ये बिजली मिलेगी, और वो भी उसकी परसेंटेज 1 या 1.5% है जम्मू कश्मीर में। तो आपको लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नेगेटिव जाएगी पब्लिक में? मेरे ख्याल से जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था उस वक्त ये इंप्रेशन तैयार किया गया था कि सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा, 200 यूनिट्स का फायदा मिलेगा और 12 सिलेंडर एक साल में मुफ्त मिलेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बताया गया नहीं, ये सिर्फ AAY कैटेगरी के लिए, जो गरीबों का सबसे निचला तबका है, जो एक मखसूस तबका होता है, इनके लिए। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उनको 5 किलो पहले राशन मिलता था, अब हम उनको 10 किलो देंगे, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताया गया है कि उनको 200 यूनिट, अब 200 यूनिट करने के लिए इन सबको पहले स्मार्ट मीटर लगाना पड़ेंगे जी। और जो स्मार्ट मीटर इस वक्त लग रहे हैं हमारी रियासत में, वो इस पहले फेज में सिर्फ 60% पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। अब आप ये मुझे बताएं, जो बाकी 40% लोग हैं और इसमें AAY वाले हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा कि 200 यूनिट कौन कंज्यूम कर रहा है और 400 यूनिट कौन कंज्यूम कर रहा है? मैं समझता हूं कि ये एक मजाक है इन लोगों के साथ। इसको कम से कम ये तो 400 यूनिट होना चाहिए था, और पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से के लिए। बेशक इसमें आप जो सबसे ऊंचा तबका है आमदनी के हिसाब से उनको आप अलग कर सकते थे, लेकिन ये इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था लोगों को। अब जाती तौर पे मुझे लग रहा है कि ये इसका फायदा लेना ही नहीं चाहेंगे ये लोग, क्योंकि इसके लिए पहले उनको जाना है, स्मार्ट मीटर लगाना है। और पहले आमतौर पे तो लोग कतराते हैं स्मार्ट मीटर लगाने से, वो इधर उधर की चीजें भी कर लेते हैं।
तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग सामने आएंगे इस 200 यूनिट का फायदा लेने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि पब्लिक में एक नेगेटिव इमेज चली जाएगी कि आपने पहले वादे किए और फिर पूरे नहीं किए। एक दूसरी चीज अब और खास तौर पे आ रही है कि जैसे बीजेपी ने आज बहुत ज्यादा इस बजट पर जो रिएक्शंस दिए उसमें यही कहा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उन्हीं स्कीम्स को मेल जोलकर मुख्यमंत्री ने बजट तैयार किया। तो ये बात तो एक तरह से साफ भी हो गई कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रखा भी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई सारे मेंबर्स ने ये माना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इस बजट में दिख रही हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो राह है उसी पे चलना शुरू हुए हैं उमर अब्दुल्ला भी, ताकि उन्हीं स्कीम्स को अप्लाई किया जाए और उसके बाद उसका फायदा लिया जाए? चीफ मिनिस्टर ने खुद अपनी स्पीच में बार बार इस चीज का जिक्र किया कि हमारे पास वसाइल नहीं है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो हमारे अपने वसाइल हैं वहां से जो पैसा आएगा एस्टिमेट के मुताबिक वो कोई 32,000 करोड़ के करीब है, उससे ज्यादा नहीं है। 41,000 करोड़ रुपया सेंट्रल असिस्टेंस और 13,500 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर का पैकेज वगैरह। एक एतबार से बीजेपी वालों की बात ये सही है और ये सही रहेगी भी तब तक जब तक ये यूनियन टेरिटरी है। ये एक रस्म है कि चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे बजट लाई है। ये इसके हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि जब तक ये यूनियन टेरिटरी, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूनियन होम मिनिस्टर साहब हैं। तो इसलिए ज्यादातर इन्हिसार उन्हीं पे है, उन्हीं से पैसा मांगे गई है। अब ये उन्होंने बता दिया कि 28,000 करोड़ का एक लायबिलिटी है जो पावर को लेकर के, और उसमें AT&T लॉसेस हैं, लगातार पैसा कम मिल रहा है, लोगों से जो पैसा आ रहा है। तो उन्होंने बताया इसको हम दुरुस्त करने के लिए कई इकदाम उठाएंगे। लेकिन ये बात है कि एक मतलब खाली जेब वाली एक बजट है और इन्हिसार मरकज पे है, ये बात सही है। कितना असर पड़ेगा इस बजट का जो आज आया है उमर अब्दुल्ला सरकार पर आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में पॉलिटिकली? मैंने बता दिया कि जो इश्यूज हैं जिनको लेकर के लोग मतलब अंदाजा लोगों का था, इनकी एस्पिरेशंस थी कि ये रिलीफ मिलेगा, ये रिलीफ मिलेगा, बहुत सारा उनको रिलीफ मिले। छोटे छोटे रिलीफ, फॉर एग्जांपल यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अकोमोडेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जम्मू में 2 ट्विन टावर्स बनाएंगे, इसके लिए 20 करोड़ रुपया हम रख लेते हैं। सेक्रेटेरिएट का एडिशनल ब्लॉक बनेंगे। ये गवर्नमेंट का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कुछ फॉर एग्जांपल इन्होंने जर्नलिस्ट के लिए बताया कि इनके लिए हम रिवाइव करेंगे प्रेस क्लब श्रीनगर में और जम्मू में। मतलब ये सतही चीजें हैं, इससे कोई बड़ा, हालांकि एक एश्योरेंस में दिया गया है कि इनको एक ऐसा माहौल फराहम करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि वापस करेंगे, तो अगर वो ऐसा करते तो ये फिर एक एतराफ बनता है इस चीज का कि ये माहौल यहाँ पे रहा नहीं है। तो उन्होंने बताया एक माहौल यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें ये आजादी के साथ अपने मनसबी फराइज अंजाम देंगे। तो इसके लिए उन्होंने प्रेस क्लब की बात की है, ये हम करेंगे। अभी आप अगर इनसे ही पूछेंगे, जर्नलिस्ट से, एडिटर से, वे सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि एडवर्टीजमेंट्स में रिलीज होंगे, एडवर्टीजमेंट, उन पर बात नहीं हुई। हाँ, तो उस पर कोई बात नहीं है। मीडिया पॉलिसी पे भी कुछ खास बात नहीं की फैज साहब? नहीं, उस पर भी कोई बात नहीं। मीडिया पॉलिसी जो कि बहुत देर से इंतजार था कि शायद गवर्नमेंट मीडिया पॉलिसी लेकर आएगी, उस पर भी बात नहीं हुई। मीडिया पॉलिसी यहाँ पे आई है इससे पहले, जो LG के दौर में आई है, इसको लेकर के, लेकिन कई लोग इसकी डेफिशिएंसीज का भी जिक्र कर रहे थे और आम लोगों को लग रहा था कि जब एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी तो ये अहाता करेगी, मीडिया पॉलिसी नहीं आएगी तो अहाता करेगी सब चीजों का। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जो ई बसेस में विमेन डे पर एक खास तोहफा उमर अब्दुल्ला साहब ने महिलाओं के लिए दिया है, ई बसेस में उनका किराया माफ करके, इसको कैसे आप देखते हैं? इसका असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ इस बजट की सबसे पॉजिटिव जो बात यही है। मैंने कई लोगों से बात की, इसमें ये गर्ल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये इनको बड़ा एंथुसियाज्म मुझे इनमें लगा। ये लोग खुश हैं कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी सरकारी बस में, ई बस में, कहीं पे भी पैसा नहीं देना। और ये पहली बार है। दिस इज डेफिनेटली एक इनकलाबी कदम है, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जिसकी हम सताइश करते हैं, पजीराई करते हैं। मैं समझता हूँ इसको लेकर के काफी इनको फायदा रहेगा। तो चलिए, आज का पहला बजट जो जम्मू कश्मीर सरकार का भी पहला बजट था और खास तौर पे हमारी यूटी बनने के बाद का पहला बजट, इसको कैसे आप लोग देखते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा ये प्रोग्राम पूरा देखें ताकि आपको समझ आएगा इसमें क्या क्या खास था और आप कमेंट कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विमेन डे पर
विमेन के लिए खास तौर पे उमर अब्दुल्ला सरकार का ई बसेस में किराया माफ करने का मुफ्त जो एक कर दिया है किराया, ये गिफ्ट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और मुझे लगता है विमेन तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगी क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर इस प्रोग्राम में है ही है। तो आज का विचार विमर्श बजट पे इतना ही। कल दोबारा कुछ खास प्रोग्राम के लिए आपके साथ होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। धन्यवाद।